प्रीति की दी हुई दवा से सरला देवी को होश आ गया था। बेटे से दूर होने का दुख उनके चेहरे पे साफ झलक रहा था। दीनदयाल ने अभिमन्यु को प्रीति से दोबारा बात कर अपनी सफाई देने का सुझाव दिया। उधर बलराम सरपंच और कुलदीप को बताता है कि उमा देवी के द्वारा की गई विधि में कोई गड़बड़ी है, जिसकी वजह से उसके घर वाले और जानवर सब अजीब सी बीमारी का शिकार हो गए। सरपंच ये सुनकर हैरान रह जाता है। अगली सुबह जब सरला देवी उठी तो देखा अभिमन्यु कुर्सी पर उनके पास सोया था। सरला देवी ने प्यार से अभिमन्यु के सिर पर हाथ फेरा। अभिमन्यु चौंक कर उठ गया और अपना सिर पीछे खींच लिया। सरला देवी रुआंसी होकर बोली, बेटा, अब तक नाराज हो अपनी अम्मा से, माफ नहीं करोगे मुझे? अभिमन्यु ने नजर फेरते हुए कहा, आपको आराम की जरूरत है अम्मा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए, आपको गेस्ट हाउस छोड़ देता हूँ। अभिमन्यु सरला देवी को वहां से लेकर गेस्ट हाउस चला गया। जब वो गेस्ट हाउस पहुंचा तो उसने देखा कि दीनदयाल खर्राटे मारकर बिस्तर पर सोया है। अभिमन्यु ने फौरन उसे जगाया और सरला देवी को बिस्तर पर लेटाया। अभिमन्यु ने दीनदयाल से कहा, मैं बलिया अस्पताल जा रहा हूँ दवाई लाने, जो प्रीति ने कल रात दी थी। सरला देवी ये सुनकर चौंकते हुए बोली, प्रीति ने दवाई दी थी? क्या मतलब है तुम्हारा? फिर दीनदयाल ने सरला देवी को बताया कि कैसे प्रीति ने उनकी मदद करी, जिसकी वजह से सब ठीक हो सका। सरला देवी अचानक बेचैन हो गई। वो बोली, हे राम, उसने कौन सी दवा दे दी मुझे? बेटा, तुमने ध्यान से देखा तो था ना, उसका कोई भरोसा नहीं है। अभिमन्यु को गुस्सा आना लाजमी था। उसने कड़क आवाज में कहा, बस करो अम्मा, शक करने की भी हद होती है। गलत सलत दवा देती तो उस पे शक करने के लिए आप यूं अच्छी भली बैठी नहीं होती। कितना गंदा सोचती हैं आप। मुझे तो आप पर हैरानी होती है। तो उसने मदद की, अगर वो टाइम पर दवा नहीं देती तो शायद आज आप जिंदा ही ना बचती। सरला देवी ने कहा, बेटा, तुमने देखा ना उसने मेरे साथ क्या किया? मारा है उसने मुझे, वो भी सबके सामने। अभिमन्यु ने गुस्से में जवाब दिया, देखा मैंने, लेकिन काश मैं वो देख पाता जो आपने प्रीति के साथ किया। जैसे ही आप सफर करने के लायक हो जाएंगी, आप यहाँ से वापस चले जाइएगा। सरला देवी ये सुनकर दंग रह गई और भारी मन से बोली, पर मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहती हूँ। अभिमन्यु ने कहा, प्लीज अम्मा, ये ड्रामा बंद करिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अब जैसे ही ठीक हो जाएंगी मैं आपके जाने का इंतजाम कर दूंगा। सरला देवी की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, तुम अब अपनी अम्मा से नफरत करने लगे हो, वो भी उस लड़की के लिए? सरला देवी सिसकने लगी। अभिमन्यु को चिढ़ मची और वो तुरंत बोला, प्लीज, मैं किसी लड़की के लिए आपसे नफरत नहीं कर रहा। अपनी घिनौनी हरकतों की वजह से आप मुझसे बहुत दूर हो चुकी है। ये कहकर अभिमन्यु वहां से चला गया। सरला देवी के आंसू नहीं रुक रहे थे। दीनदयाल कोने में खड़ा सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। उसने सरला देवी की ओर देखकर मन ही मन सोचा, सर जी, आपकी अम्मा तो सच में चुड़ैल निकली। प्रीति मैडम ने दवाई दी और उन्हीं को शक के दायरे में डाल दिया। वाह देवी जी, आप कमाल हो। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु नहा धोकर बाहर मेन गेट पर आया तो उसने टीआई दशरथ की गाड़ी अपने घर की तरफ आते देखा। गाड़ी उसके सामने रुकी और टीआई साहब गाड़ी से बाहर आए। वो बहुत गंभीर दिखाई दे रहे थे। अभिमन्यु ने उनको देखते ही पूछा, क्या बात है सर, आप इतनी सुबह यहाँ? सब ठीक तो है? टीआई दशरथ ने गंभीरता से जवाब दिया, बहुत बड़ी मुसीबत आई है चकिया गांव में, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे बलिया के एक डॉक्टर का फोन आया था।
उसने बलिया अस्पताल बुलाया है अभी के अभी। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसने उस वक्त टीआई सर से सवाल पूछना सही नहीं समझा। धीमी आवाज में उसने कहा, सर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बलिया हॉस्पिटल से मुझे अम्मा की दवाइयाँ भी लेनी है। टीआई दशरथ और अभिमन्यु दोनों वहां से निकल गए। बलिया अस्पताल पहुंचकर अभिमन्यु ने जो दृश्य देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। अस्पताल मरीजों से भरा हुआ था। सभी की हालत बहुत ही खराब थी। सबके बदन पर फफोले निकले हुए थे। हॉस्पिटल में रोते, चीखते और दर्द में कराते लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। एक के बाद एक लगातार मरीज आते ही जा रहे थे। सिर्फ बलराम और उसके परिवार वाले ही बीमारी का शिकार नहीं थे, बल्कि पूरा चकिया गांव इस महामारी से जूझ रहा था। अभिमन्यु और टीआई दशरथ को इस दृश्य ने दहला कर रख दिया। अभिमन्यु ने दशरथ से कहा, सर अचानक ये सब कैसे हो गया? 2-3 दिन पहले सब ठीक था। दशरथ ने कहा, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी हैरान हूँ, इस महामारी का क्या कारण हो सकता है? तभी अचानक अभिमन्यु की नजर प्रीति पर पड़ी। वो वहाँ कुछ गांव वालों की मदद कर रही थी। बलिया अस्पताल में अचानक स्टाफ की कमी होने पर प्रीति ने वॉलंटियर किया था और वो कुछ गांव वालों की देखभाल कर रही थी। अभिमन्यु को मालूम था कि प्रीति ने नर्सिंग ट्रेनिंग की हुई है, इसीलिए उसको थोड़ा बहुत मेडिकल एक्सपीरियंस है। अभिमन्यु की नजरें प्रीति पर टिकी थी, पर प्रीति ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। अभिमन्यु ने एक पास से गुजरते डॉक्टर को रोककर पूछा कि अचानक ये महामारी कैसे फैल गई। डॉक्टर भी हैरान था और उसने साफ जवाब देते हुए कहा, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। ये कहते ही डॉक्टर फौरन वहां से निकल गया। टीआई दशरथ ने अभिमन्यु को वहां से चलने का इशारा किया और दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। उसी वक्त चकिया गांव में थोड़े बहुत बचे कुचे गांव वाले नारायण शुक्ल के घर सरपंच के साथ आए। सारे गांव वाले गुस्से में थे और जोर जोर से नारायण शुक्ल का दरवाजा पीट रहे थे। कुछ देर बाद नारायण जी ने दरवाजा खोला और गांव वालों को देखकर दंग रह गए। सरपंच ने नारायण शुक्ल से कहा, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। आज रात ही उस बरगद के पेड़ को बांधना होगा। नारायण शुक्ल ने हैरानी से पूछा, लेकिन बात क्या है? बस एक ही दिन तो बचा है पेड़ बांधने में। एक गांव वाला चिल्लाकर बोला, पेड़ आज रात को ही बांधिए। वैसे भी ये जो हमारे हाथ में आपने धागा बांधा है, ये सब बेकार है। इससे कोई सुरक्षा नहीं है। ये कहते हुए गांव वाले ने धागे को अपनी कलाई से तोड़कर नारायण जी के सामने फेंक दिया। नारायण शुक्ल इस हरकत से क्रोधित हो गए। अब एक एक करके सारे गांव वालों ने अपनी कलाई पर बंधे धागे तोड़कर फेंक दिए। नारायण शुक्ल ये अपमान सह नहीं पाए और गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, ये क्या बदतमीजी है? ये तो मेरे गुरु श्री आनंद जी ठाकुर का सरासर अपमान है। सरपंच बोला, यहाँ कोई आपके गुरुजी का अपमान नहीं कर रहा, पर जो चकिया गांव में हो रहा है उसे रोकना नामुमकिन है। एक और गांव वाला बोला, डायन का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि उसने पूरी चकिया गांव के ऊपर अपना कहर फैला दिया है। पूरा गांव इस वक्त एक बड़ी महामारी से जूझ रहा है। नारायण शुक्ल अपने घर के बाहर लोगों की हाहाकार सुनकर दंग थे। गांव वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। ये डायन सबकी जान लेकर रहेगी। किसी जानवर तक को भी नहीं छोड़ा उसने। सारा गांव खत्म हो जाएगा। कुछ करिए, दया कीजिए, पर कुछ करिए। सरपंच ने सारे गांव वालों को शांत किया। नारायण शुक्ल अपने कमरे से पंचांग ले आए और उसको देखकर उसने तिथि का हिसाब लगाया। कुछ देर बाद उसने सारे गांव वालों से कहा, आज रात 10 बजे
बरगद के पेड़ की घेराबंदी शुरू करेंगे। ये सुनते ही सारे गांव वाले शांत हो गए। वो सब आपस में खुसर पुसर करते वहां से निकल गए। सिर्फ सरपंच नारायण शुक्ल के पास रुका और उसने कहा, इस बीमारी को रोकना बहुत जरूरी है। गांव वाले डायन के डर से पूरी तरह से सहम गए हैं। बलिया अस्पताल में तो जगह नहीं बची है, मरीजों की लाइन लग गई है। एक बार डायन कैद हो जाए बस मेरी पहली कोशिश बेकार हो गई। अब आप ही एक आखिरी उम्मीद है, हमें इस डायन से मुक्ति दिलाइए। नारायण जी ने कहा, आप फिक्र मत करिए, आज रात पेड़ की घेराबंदी के बाद असर शुरू हो जाएगा। पर शायद नारायण शुक्ल नहीं जानते थे कि उस रात एक ऐसी चीज होने वाली थी जो सबके रोंगटे खड़े कर देगी। आखिर क्या होने वाला था उस रात? कैसे करेंगे चकिया वाले इस महामारी का सामना? क्या नारायण शुक्ल के पेड़ बांधने से डायन का प्रकोप कम हो जाएगा? सुलझाएंगे चकिया गांव की हर गुत्थी को कहानी चकिया की डायन में। सुनिए अगला एपिसोड।